धामं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाया। मैं तुंडुम नेगी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी टेनिन नेगी। आज हम आए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो भारत के प्राचीनतम यूनिवर्सिटियों में से एक है और सुप्रसिद्ध, बहुत ही विश्व विख्यात है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान नालंदा के सुप्रसिद्ध गाइड संजय कुमार जी। तो आइए हम और आप मिलकर संजय कुमार जी के साथ रूबरू होते हैं और इसके बारे में कम समय में, क्योंकि अभी शाम का वक्त है तो आधा घंटा में यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है यहाँ के, यानी खंडर जो यहाँ का बंद होने का समय है, तो हम जल्द से जल्द कम से कम मिनटों में इसका संक्षिप्त जाने। हम यहाँ के लोकल गाइड हुए है ना। आज से 1600 साल पहले पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय होता था। एक तक्षशिला जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। तक्षशिला से जो रिलेटेड लोग था उनमें से चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक, चरक, पतंजलि, पाणिनि, ये सारे लोग तक्षशिला से संबंधित थे। नालंदा आप देखने जा रहे हैं और विक्रमशिला बिहार के भागलपुर ज़िले में थी, जिसका स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने किया था। नालंदा शब्द जो है सर, 2 शब्द के मेल से बना है, एक नालम और दूसरा दा। नालम का मतलब सर कमल होता है, और कमल जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, सिंबल ऑफ नॉलेज है। दा का मतलब होता है दान करना, यानी देना। वैसा स्थान जो ज्ञान देता है उस स्थान को नालंदा कहा जाता है। इसकी स्थापना 413 से 455 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमारगुप्त ने किया था। जिस समय कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, उन्होंने जो एरिया लिया था 10 किलोमीटर लंबा उत्तर से दक्षिण और 5 किलोमीटर चौड़ा पूर्व से पश्चिम। अभी जो खुदाई के बाद एरिया मिला सर, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है खुदाई से बाहर निकला, जो अभी आप लोग देखेंगे। यहाँ का जो मेन सब्जेक्ट था बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल साइंस। उस समय हर्बल होता था सर, आयुर्वेद, वेद वेदांग, और उस समय की जो भाषा होती थी पाली। ये सभी नालंदा विश्वविद्यालय का मेन सब्जेक्ट था। यहाँ छात्रों की संख्या 10,000, प्रोफेसर 1500 होते थे। शिक्षा की पद्धति आज की तरह बड़ा क्लासरूम नहीं होता था सर, बल्कि ये पेड़ के छांव में, बीच में गुरुजी, चारों तरफ छात्र जमीन पर बैठ करके लिखने पढ़ने के काम करते थे। यानी कि शिक्षा की पद्धति उस समय गुरुकुल सिस्टम थी। तक्षशिला भी गुरुकुल सिस्टम ही था, लेकिन वहाँ छात्रों को फीस भरना पड़ता था। विक्रमशिला भी गुरुकुल सिस्टम था। बड़े क्लासरूम की अरेंजमेंट उस समय नहीं हुआ करता था, जबकि नालंदा फ्री एजुकेशन सिस्टम था। हम बता रहे थे विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए जो मेन आचार्य थे, उनमें से नागार्जुन, शीलभद्र, आतिश दीपंकर, पद्म संभव, शांतरक्षित, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, असंग, बसवंधो, आरदेव, दिगनाग, ये सब नालंदा विश्वविद्यालय के मेन आचार्य होते थे। विश्वविद्यालय के अंदर 3 लाइब्रेरी होती थी। बड़े लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरे लाइब्रेरी का नाम रत्न दधी और तीसरी लाइब्रेरी का नाम
रक्त रंजक होता था। उस समय जो किताबें बनती थी पेपर के नहीं बनते थे, ताड़पत्र, भोजपत्र, पुस्तकों के रूप में इस्तेमाल होता था। अभी आप जो ये गेट देख रहे हैं ये नया गेट नहीं है, बल्कि ये दीवार काट करके पर्यटक की सुविधा को आने जाने के लिए बनाया गया है। इसके ऊपर जो आप सीमेंट देखेंगे ये पहले यहाँ लक्कड़ लगते थे, उसकी जगह उस लकड़ी को निकाल करके आर्कियोलॉजी वालों ने सीमेंट लगाया है। ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं सर, हॉस्टल का पार्ट्स है। एक छात्रों का एक कमरा होता था। ये अधूरे कमरे हैं, इनकी छतें इस लेवल में होती थी। ऊपर के पार्ट टूट गए हैं, देख रहे हैं दीवार टूटा हुआ है। आने जाने का रास्ता उधर गड्ढे से था। नीचे के तल को गुप्त राजाओं ने तैयार किया था। ऊपर के तल को हर्षवर्धन ने डेवलप किया। उससे ऊपर के तल को पालाजान ने बनाया। यानी 413 AD में जो कंस्ट्रक्शन बने, 1100 ईस्वी आते आते विश्वविद्यालय बहुमंजिला इमारत तैयार हो चुका था। बाद के राजाओं ने जब ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई तो ये दरवाजे बंद हो गया। ये दरवाज़ा है जो सीढ़ियों के कारण बंद हो गया। इस विश्वविद्यालय में छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया काफ़ी कठिन होता था। आज गेटकीपर अशिक्षित होता है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का गेटकीपर उस समय काफ़ी स्कॉलर होता था, जो छात्रों का एडमिशन टेस्ट ऑन द गेट कंडक्ट करता था। उस गेटकीपर के टेस्ट में ओनली 10% स्टूडेंट पास होता था, जिसका कि विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन होता था। 90% स्टूडेंट जो गेटकीपर के टेस्ट में फेल हो जाता था, वो गेट के बाहर से ही घर लौट जाता था। यहाँ पर एक फिल्म का भी शूटिंग हुआ है सर, जॉनी मेरा नाम, 1972 में, देवानंद, हेमा मालिनी। उस फिल्म का एक गाना है, ओ मेरे राजा ओ मेरे रानी, दूर से आई खफा ना होना। हाँ, तो ये फिल्म है। विश्वविद्यालय में को 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। नष्ट होने का जो कारण था, गुप्ता पीरियड इंडिया का गोल्डन पीरियड था। कोई भी विदेशी हमलावर यहाँ लूटपाट का विचार लेकर के आए थे। लूटपाट के दौरान ही बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। नष्ट होने के बाद अपने यहाँ कोई भी ऐसा साहित्य नहीं मिला जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दे सके। वेनसांग जो चीन से यहाँ पढ़ने के लिए आया था, वो उसकी डायरी चीन में मिली। हाँ, उसकी डायरी का जब अध्ययन किया ब्रिटिश इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम, उसे लगा कि ये चाइना का आदमी जो लिख रहा है, इंडिया में कोई जगह भी है, उसने अपनी कल्पना पर लिखा है। जब अलेक्जेंडर कनिंघम विश्वविद्यालय को देखने के लिए आया, पूरा विश्वविद्यालय ऐसे मिट्टी का टीला दिखता था। पेड़ के नीचे हरा घास का टीला दिखाई दे रहा है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जमीन के खुदाई से निकाला गया है, ठीक उसी तरह से नालंदा भी जमीन के खुदाई से निकाला गया है। ये जो प्लेटफार्म आप देख रहे हैं, ये ध्यान करने की जगह है। छात्र इस प्लेटफार्म पर बैठ करके ध्यान साधना करता था, तभी अपना दिन का शुरुआत करता था। ऐसा ही स्टेज पहले पेड़ के छांव में बनता था, मिट्टी का चबूतरा, जहाँ की छात्र और गुरु, बीच में गुरुजी बैठते थे और गुरुजी के चारों तरफ छात्र बैठ करके लिखने पढ़ने के काम करते थे। यानी मेडिटेशन प्लेटफॉर्म, ध्यान करने का जगह, और टीचिंग स्टेज, दोनों एक ही तरह का चबूतरा होता था। आप उधर भी मिट्टी के टीले देखेंगे, है ना, वो मिट्टी का टीला। विश्वविद्यालय खुदाई से पहले, यानी आज से 106 साल पहले, 1915 से पहले बिल्कुल वैसे मिट्टी का पहाड़ दिखता था। हर एक हॉस्टल के एंट्रेंस गेट के दोनों साइड में शेल्फ होते थे, इधर और इधर, जहाँ की भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। छात्र लोग आते और जाते यहाँ प्रे करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तभी अपनी दिन की शुरुआत करते थे। यहाँ लकड़ी के दरवाजे होते थे। ये जो ईंटें पिघल रही है, काली हो रही है, बीच का मसाला भी पक रहा है, ये बतलाता है कि बख्तियार खिलजी जो है विश्वविद्यालय में आग भी लगाया था, जो करीब करीब 6 महीने तक जलता रहा था।
यहाँ जो ये पत्थर निकला हुआ है लैंप पोस्ट रखने के लिए यूज होता था। विश्वविद्यालय के अंदर नाली व्यवस्था काफ़ी उन्नत होती थी। नाली सब उस समय के हैं, सीमेंट बाद में लगे हैं। संभवतः ये दोनों कमरे यूरिन पर्पस में यूज होते थे। उस समय सीमेंट के जगह पर जो मसाले का उपयोग होता था, चूना, स्तुरकी, बालू, गन्ना जूस, बेल जूस, उड़द दाल, ऐसे हर्बल पेस्ट में दीवारें तैयार होती थी। दीवार की मोटाई जो है नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर ये 6 फीट मोटे दीवार हैं, जो कमरे को न गर्मी में गर्म होने देता था न ठंड में ठंडा। कमरा हर एक मौसम में एयर कंडीशन का काम करता था। ये एक एक छात्रों का एक एक कमरा है जिसकी छतें टूट चुकी है। मात्र 2 कमरे यहाँ मिले हैं जहाँ जाकर के हम छत को देख सकते हैं कैसे आज से 1600 साल पहले छत तैयार होते थे। ये जो पोस्ट है, शेल्फ है, लैंप पोस्ट के लिए यूज होता था। लैंप उस समय जो जलते थे केस्टर ऑयल में, अलसी तेल में, अरंडी तेल में। किताबें जो उस समय बनती थी पेपर के नहीं बनते थे, ताड़पत्र, भोजपत्र पुस्तकों के रूप में इस्तेमाल होता था। ये कोई भी सामान रखने के लिए उपयोग में आती थी। यहाँ लक्कड़ के दरवाजे होते थे, डोर स्टॉपर, दरवाज़ा लॉक होने के लिए होता था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था पूरे संसार में बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार का केंद्र रहा। भगवान बुद्ध अपने धर्म को लेकर के चीन, बर्मा, तिब्बत इन सब देशों में नहीं गए थे, बल्कि उन सब देशों से जो छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, जो मेडिकल साइंस पढ़ के जाता था, अपने देशों में आयुर्वेदिक डॉक्टर का काम करता था। जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ के जाता था, अपने देशों में एस्ट्रोलॉगर का काम करता था। लेकिन जो बुद्ध धर्म पढ़ के जाता था, वो अपने देशों में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करता था। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जो केंद्र रहा वो नालंदा विश्वविद्यालय रहा। अभी जो पिलर बनते हैं सर, वो सीमेंट, अभी पिलर जो बनता है सर सीमेंट का बनता है, लेकिन उस समय जो पिलर बनता था ये पत्थर का बनता था, जिसके ऊपर छत होती थी। वैसे कौन से पत्थर का? ये माइका पत्थर है सर। कहा जाता है कि इस पर जब सनलाइट और मूनलाइट पड़ता है ना सर, वो रिफ्लेक्ट होकर के किताब कॉपी पर रोशनी भी देता था। समझ रहा ना? इस पत्थर में चमक होती है। लाइट का काम करता था। हाँ, लाइट का काम करता था। तो ये क्लासरूम है सर, जहाँ बीच में गुरुजी बैठते थे और गुरुजी के चारों तरफ छात्र बैठ कर के लिखने पढ़ने का काम करता था। इस तरह का मिट्टी का चबूतरा जो पहले पेड़ के छांव में तैयार होता था, राजाओं ने उसको ये पिलर के ऊपर छत के छांव में तैयार किए। वो जो मिट्टी का चबूतरा जो पेड़ के छांव में तैयार होता था, वहाँ बारिश में पढ़ाई बाधित हो जाती थी, जबकि ये चबूतरा जो पिलर के ऊपर छत के छांव में तैयार होते थे, वहाँ बारिश में भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती थी। ये क्लासरूम का कंसेप्ट है सर। उस समय छात्र प्रोफेसर दोनों सन्यासी होते थे, जिनको मॉन्क बोला जाता था, और उनके रेसिडेंस या भिक्षु लोग के घूमने फिरने की जगह को विहार बोला जाता है, जिसका हिंदी में अंग्रेजी में अर्थ होता है मोनास्ट्री। तो हर एक मोनास्ट्री में सर एक एक कुआं होता था, उधर कॉर्नर में पानी पीने का जगह होता था छात्रों को। अभी तक जो भी कमरे हम लोगों ने देखे हैं सर, सारे कमरे की छतें टूट चुकी है। मात्र यहाँ आप 2 कमरे देखेंगे जिनमें कि 1600 साल पुरानी छत बचे हुए हैं। खुदाई के समय इन दोनों कमरे से जले हुए चावल मिले हैं। ये दोनों कमरे से जले हुए चावल मिले हैं, जो जिस थोड़े से चावल को म्यूजियम में रखा गया, बाकी चावल को डिस्ट्रॉय किया गया। इनसे ये प्रमाणित होता है कि दोनों कमरे संभवतः या अनाज गोदाम के रूप में उपयोग होते थे। सामने का कमरा सर बुद्ध मंदिर होता था। उस कमरे के आगे में जो पत्थर लगा हुआ है वो भी सर माइका पत्थर ही है। उन पत्थरों पे जब चांद की रोशनी पड़ती थी, रिफ्लेक्ट होकर के कमरे को रोशनी देता था। यानी 1600 साल पहले लोगों को रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी मालूम थी। जैसे मिरर एल्युमिनियम फाइल आज यूज होता है, 1600 साल पहले लोग अभ्रक पत्थर का इस्तेमाल करते थे। आज भी इस पत्थर में चमक है सर।
जाएंगे सर ऊपर ऐसा? जी सर, जी सर। ये कुएं के बगल में एक पत्थर पड़ा हुआ है सर, देख रहे हैं ना? ऐसे ही पिलर उस समय बनते थे। ये उसी पिलर का टुकड़ा है ना? ये कुआं है सर। हाँ। तो 3 मुद्दे ये 1600 साल पुराना छत में अब हम लोग जा रहे हैं। हाँ, हॉस्टल में जो छत होते थे उसके छत टूट चुके हैं, लेकिन अनाज गोदाम के जो छत हैं वो बचे हुए मिले हैं। पटना का भी जो सबसे पुराना इमारत है गोलघर, वो भी आर्ट टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। नालंदा विश्वविद्यालय का भी जो ग्रेन स्टोर है वो भी आर्ट टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। देख रहे हैं ना? ये काले काले जो निशान है सर, ये सब जलने का संकेत, आग लगने का संकेत पैदा विद्यालय में एक प्रोफेसर थे, बांग्लादेशी प्रोफेसर, जिसका नाम आतिश दीपंकर ज्ञानश्री था, है ना? कहा जाता है जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजाओं के द्वारा की गई थी तो उस आतिश दीपंकर ज्ञानश्री को वहाँ का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था, है ना? चांसलर नियुक्त किया गया था। तो अभी फ़िलहाल बंद रखेंगे सर, है ना? या इस कॉर्नर से स्टार्टिंग, तो यहाँ से जैसे जैसे अब आगे जाइएगा ना तो इसकी गहराई बढ़ती जाएगी। विश्वविद्यालय जो है ना सर, बिल्डिंग तो पुराना ही है, लेकिन समय समय पर इसका रिपेयर वर्क भी चलता है ना? ऐसा नहीं समझेंगे कि पूरा का पूरा पुराना ही है, बल्कि कुछ कुछ पार्ट को आर्कियोलॉजी, जो भी पार्ट बरसात के समय में डैमेज होता है ना, आर्कियोलॉजी जो है उस पार्ट को रिपेयर भी करती है। तो इस तरह से अगर रिपेयर नहीं कर पाएगी तो कल के डेट में हमारे बच्चे कुछ देख नहीं पाएंगे, है ना? ये बिल्डिंग सर 1600 साल पुराना है, लेकिन यहाँ जो शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी वो बुद्ध के और महावीर के समय से ही हुई थी। उस समय इस जगह का नाम सर नालक गांव था, जो कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारीपुत्र का जन्म स्थान था। ठीक ना सर? सारीपुत्र के माँ का नाम रूपसारी है और बाप का नाम भगंत है। सारीपुत्र जब बुद्ध के प्रभाव में आकर के बुद्ध धर्म में एंट्री हुए, उस समय तक जितने सारे लोग बौद्ध धर्म में एंट्री हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा तेज तरार शिष्य भगवान बुद्ध को सारीपुत्र समझ में आते हैं। जैसे क्लास में क्लास टीचर तेज तरार छात्र को मॉनिटर बनाता है ना, बुद्ध ने भी सारीपुत्र को चीफ बनाया, मॉनिटर बनाया, धर्म सेनापति बनाया। चीफ बनने के बाद सारीपुत्र जो है इसी नालक गांव में गुरुकुल सिस्टम तैयार किया था, जहां छात्र मिट्टी के झोपड़ी में रहते थे, पेड़ के छांव में शिक्षा लेते थे और वो अगल बगल के गांव में भिक्षाटन करते थे। जब 1000 साल बीता, यानी 600 BC से 413 ईस्वी आया, मगध का सम्राट कुमारगुप्त बना गुप्ता पीरियड में। उसने देखा कि यहाँ पर अव्यवस्थित तरीके से बहुत सारे लोग टीचिंग वर्क में इन्वॉल्व है। कुमारगुप्त ने उस गुरुकुल सिस्टम को बदला नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में। उन्होंने उसका मिट्टी का झोपड़ी हटा करके ये पक्का बिल्डिंग तैयार किया। 1000 साल जो यहाँ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था बुद्धिज़्म, उसमें कुमारगुप्त सारा सब्जेक्ट इंक्लूड किया और छात्र जो अगल बगल के गांव में भिक्षाटन कर रहे थे उसके लिए कुमारगुप्त जो है 200 गांव का टैक्स एवरी ईयर दान में दे दिया। तो ऐसे करके गुरुकुल सिस्टम को कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय में बदल दिया। सारीपुत्र जब यहाँ मरे, उसके डेड बॉडी को छात्रों ने मिट्टी से कवर किया, जो विभिन्न राजाओं द्वारा विकसित होते हुए नालंदा का सबसे बड़ा स्तूप बना। सारीपुत्र के संबंध में कहा जाता है कि उनका जन्म जिस कमरे में हुआ था उसी कमरे में उनका निर्वाण भी मिला था। तो ये वो जगह है
जहाँ सारिपुत्र का जन्म हुआ था और उनका निर्वाण मिला था। जब एक आदमी के डेड बॉडी पर यहाँ स्तूप तैयार हुए, इस जगह में एक परंपरा स्टार्ट हो गई है। उस समय प्रोफेसरों का रिटायरमेंट 60 साल में नहीं होता था। जब तक उनकी सांसें चलती थी वो शिक्षा देते थे। जो प्रोफेसर मर जाते थे उसके डेड बॉडी पर ये छोटे छोटे स्तूप बनते थे। ये छोटे छोटे स्तूप जो आप देख रहे हैं ये समाधि के रूप में बनाया। हाँ, ये उनके समाधि हैं, प्रोफेसरों के समाधि हैं। बहुत छोटे स्तूप जो हैं कुछ छात्रों के भी हैं, है ना। अब देखेंगे एक चीज़, ये रोड के इस तरफ, हाँ, अभी जो मंदिर बनते हैं ना सर, वो मीनार के तरह बनते हैं, ऊपर नुकीला नीचे चौड़ा। लेकिन उस समय जो मंदिर बनते थे उसकी आकृति गुफाकार होती थी, आगे से उठा हुआ और पीछे धंसा हुआ, है ना। पाली भाषा में मंदिर को जो है सर चैत्य बोला जाता है। मतलब होता है चेतना का जगह, जहाँ से आदमी को पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। ये जो गुफाकार मंदिर है ये बुद्ध मंदिर होते थे। इन मंदिरों की ज़्यादातर मूर्तियों को म्यूजियम में रखे गए हैं। बहुत थोड़े से मूर्ति को इधर रहने दिया गया है। बुद्ध के मंदिर में जो बुद्ध के पोज दिखाए गए हैं, ये सबसे नीचे का पोज बुद्ध का ब्लेसिंग पोज है, आशीर्वाद मुद्रा है। नीचे से ऊपर बुद्ध का ध्यान मुद्रा है। नीचे से ऊपर तीसरा लाइन जो है वो बुद्ध का आर्ट टचिंग भूमि स्पर्श मुद्रा है। और सबसे ऊपर जो आपका सारनाथ का मुद्रा है, हाँ, टीचिंग पोज, वो ऊपर दिखाया गया है। यानी बुद्ध के मंदिर में भी जो बुद्ध के टीचिंग पोज होते थे सबसे ऊपर के पंक्ति में होते थे। यानी टीचिंग पोज का महत्व उस समय भी बहुत ज़्यादा था। आज भी शिक्षा का महत्व ज़्यादा ही है ना सर। तो ये आप जो हाँ स्टेज देख रहे हैं सर, उस स्टेज के 4 कॉर्नर में 4 छोटे मंदिर हैं। हाँ, 2 मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं और 2 मंदिर पीछे साइड में है जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। सेंटर में एक बड़ा गुफा था, जैसे आगे के खजूर गाछ से आगे बड़े गुफा हैं, उस तरह से इसके भी सेंटर में बड़े गुफा थे। छोटे मंदिर के बाहर भी एक परिक्रमा पथ है और बड़े मंदिर के बाहर भी परिक्रमा पथ है। यानी उस पूरे स्टेज पे 5 मंदिर होता था, 4 कॉर्नर में, एक सेंटर में, है ना। इस लाइन में जिस बिल्डिंग पे एस्बेस्टस और लोहे का ग्रिल होगा सभी बुद्ध मंदिर हैं। और जो ज़मीन पे गोल चौकोर उठा हुआ सॉलिड इमेज है वो स्तूप है। आपके सारनाथ में के भी खुदाई में बहुत सारे स्तूप मिले हैं, है ना, जिसमें से प्रमुख चौखंडी स्तूप है। हाँ। अब जिस मोनास्ट्री को हम लोग देखने जा रहे हैं वो मोनास्ट्री किचन से जुड़ा होता था। इस लाइन में ऐसे 11 ब्लॉक मिले हैं, 11 मोनास्ट्री मिले हैं, जिसमें से 3 मोनास्ट्री किचन कम हॉस्टल है, जबकि 8 मोनास्ट्री क्लासरूम कम हॉस्टल है ना। यानी खाना खाने के टाइम में छात्र किचन वाले ब्लॉक में आ जाते थे, जबकि पढ़ाई के टाइम में छात्र जो है पेड़ के छांव में गुरु जी के पास जाते थे। यहाँ भी एंट्रेंस गेट के पास दोनों साइड सेल्फ होते थे जहाँ बुद्ध की मूर्ति होती थी। छात्र आते या जाते बुद्ध को प्रे करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, तभी अपनी दिनचर्या का शुरुआत करते थे। ये चारों तरफ हॉस्टल है सर, एक छात्रों का एक कमरा होता था। ये 3 स्टेज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तीनों स्टेज के ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। ये कुआं उस समय पानी पीने के लिए होता था। और ये जो 4x4 का गड्ढा दिखाई दे रहा है सर, ये चूल्हा है सर। ईंधन के रूप में यहाँ दोनों साइड से लकड़ी लगता था, बीच में पॉट रख कर के खाना तैयार होता था। बीच में पॉट रख कर के खाना तैयार होता था। चूल्हे का उपयोग 3 कार्यों में होता था सर। एक खाना बनाने में, दूसरा मेडिकल साइंस प्रयोगशाला, है ना, काढ़ा, हाँ, उस समय अभी सिरप बनता है ना, उस समय काढ़ा बनते थे। अभी जड़ी बूटी का वाइंटमेंट होता है ना, उस समय जड़ी बूटी को तेल में खौला करके वो क्या कहता है उसको, वो बनता था। हाँ, तो इस तरह से। और तीसरा धातु गलाने में, गुप्त पीरियड में भी तांबे पीतल लोहे का आविष्कार हो चुका था। लोग इस चूल्हे पे धातु भी गलाते थे। तो ये 3 कार्यों में चूल्हे का उपयोग होता था। ये चारों तरफ हॉस्टल, एक छात्रों का एक कमरा था। क्या बोलते हैं,
नालंदा जो यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे कोई महिला छात्र नहीं रहा। नहीं, सब पुरुष होते थे। महिलाओं का प्रवेश यहाँ नहीं था। ये भगवान बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुनी बनाया था, लेकिन उनकी व्यवस्था सिर्फ वैशाली में ही रखा था। उनकी माँ प्रजापति गौतमी या मौसी उनको बोलिए, उनके साथ उन्होंने 500 महिलाओं को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उनका अरेंजमेंट वैशाली में ही था। वैशाली में एक टॉयलेट का भी रिमेंस मिला है ना, जो वहाँ के म्यूजियम में वो संडास टॉयलेट का रिमेंस मिला है। इस मोनास्ट्री के भी कमरे को देखेंगे, ये इंट्रेंस गेट है, ये लकड़ के दरवाजे होते थे, डोर स्टॉपर, ये कोई भी सामान रखने के लिए होते थे। ये एक छात्रों का एक कमरा होता था। इनके ऊपर के पार्ट टूट चुके हैं। इनके कमरे में भी एक सेल्फ होता था जो लैम्प पोस्ट के रूप में यूज होता था, है ना। तो ये भी एक छात्रों का एक कमरा है। ऐसे ही पूरे एक मोनास्ट्री के अंदर 32 कमरे हुआ करते थे। यहाँ छात्र प्रोफेसर दोनों सन्यासी होते थे। प्रोफेसर का भी रहना सहना इसी हॉस्टल में होता था। और ये पत्थर जो आप देख रहे हैं उधर निकले हुए, सब पिलर पॉइंट होते थे, है ना। आपने सारा पिलर टूटा हुआ देख रहा है। वहाँ जो मंदिर में जो 2 पिलर दिखाई दे रहा है, वहाँ देख रहे हैं ना, वो पिलर बचा हुआ है। कहीं कहीं पिलरों पे नक्काशी भी होती थी, पिलर को सुंदर दिखने के लिए, है ना, जो आप वहाँ जा कर के देखेंगे। तो ये लाइन 1 किलोमीटर एरिया खुदाई हुआ। पंडित होते थे एक बिल्डिंग से जो 32 इस लाइन में 1 किलोमीटर एरिया खुदाई हुआ। ये जिस लाइन में हम लोग चल रहे हैं, ये क्लासरूम कम हॉस्टल, किचन कम हॉस्टल के पार्ट्स हैं, जबकि दूसरे लाइन में मंदिर और स्तूप ऐसे बार बार मिलेगा, है ना। ठीक सर, धन्यवाद। मेरा काम यहीं शेष है जी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि उन्हें भी नालंदा के बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।